हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित सेन और आप सभी का स्वागत है रोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के टेस्ट की डिस्कशन। ठीक है जी, तो आइए आज के इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइव क्लास नहीं लगाते हैं, तो अगर आप लाइव नहीं लगाएंगे तो हम इस टेस्ट को बंद कर देंगे। ठीक है जी, आज मैं लाइव हुआ भी था, लेकिन बहुत ही कम लोग, मतलब 10-12 लोग यार आप लाइव आ रहे हो और इतने सारे लोग आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर तैयारी करने का। फिर ये टेस्ट सीरीज़ को बंद कर देना चाहिए हमें। फ्री में आपको इतना सारा कंटेंट्स जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आगे से मैं टेस्ट नहीं लेने वाला आपका इंग्लिश का, अगर इसी तरीके से रहा तो। देखिए, क्वेश्चन क्या था पहला, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना था कि सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली एरर कहाँ पे है, किस पार्ट के अंदर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है उसमें लिखा है कि वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेगमेंट्स हैं, दो हिस्से दिए हैं हमें सेंटेंस के अंदर, और दोनों सेंटेंस कभी भी फ्यूचर सेंटेंस में नहीं हो सकते, फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी, अगर देखो इधर आपको फ्यूचर दिया है सिंपल, तो दूसरी तरफ हम यूज़ करेंगे किसका, हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ से ये जो विल है इसको आपने हटाना है, तो वी विल रीच, ये जो पार्ट है वी विल रीच, ठीक है, इस पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में शायद कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, व्हेन वी विल। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही आपका आंसर, यानी कि ये गलत चीज़ है, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे बी को। अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ठीक है जी, आपने पढ़ा है इस ईच को प्रोनाउन के चैप्टर में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नीदर। ठीक है, और जब बात डिस्ट्रीब्यूशन की होती है तो इसका मतलब हम बात सिंगुलर कर रहे हैं, यानी एक वचन की बात हो रही है। और अगर एक वचन की बात है तो सिंपल सी बात है कि जब ईच, एवरी ऐसा कोई भी वर्ड आएगा तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे हैव नहीं, हम यूज़ करेंगे किसका, हैज़ का। और जब इस ईच के साथ ऑफ लगता है तो आने वाली नाउन हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। नाउन आएगी प्लूरल और वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर एरर है हैव वाले पार्ट में, हैव वाले सेगमेंट में, तो आप आंसर मार्क करेंगे ए फॉर एप्पल को। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन थे आपके, और दोनों के दोनों क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन थे, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, दोनों आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी बड़ा एक सेंटेंस आपको दिया है, लिखा है द कॉमन इंटरप्रिटेशन दैट द प्रेजेंस ऑफ राउंड वॉर्म पैरासाइट इन मॉडर्न अमेरिकन वाइल्ड कार्निवोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद डोमेस्टिक डॉग्स और कैट्स शुड नो लॉन्गर। अब देखिए, शुड लिखा है यहाँ पे। आप जानते हैं कि शुड एक मॉडल एक्सुलरीज है, और मॉडल एक्सुलरीज के बाद हम डायरेक्ट अगर वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे एज्यूमिंग लिखना बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यहाँ पे एज्यूम्ड लिखना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुड के बाद डायरेक्ट अगर आपको वर्ब लगानी है तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और मैंने कहा उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी आपकी डिस्कशन से बाहर हुआ। तो देखिए, इसको हमने लिखा शुड, शुड के साथ हमने लगाया बी, और बी लगाने के बाद हमने लिखी थर्ड फॉर्म, तो ये आपका बन गया पैसिव स्ट्रक्चर। तो ये सेंटेंस का ऑप्शन जो है सी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, देखने में लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आप अप्रोच लगाओगे तो आप इस शुड के अकॉर्डिंग सारी कहानी को समझने की कोशिश करोगे, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बेहद आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग सही सेंटेंस है। तो देखो, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आप करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन जो आपको दिया है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देख सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि सेट टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो आपका कंजंक्शन होता है, अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन के रूप में हम यूज़ करते हैं इफ़ का या वेदर का। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दैट दिया है, ये ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ। इस ऑप्शन के अंदर हमें कोई भी कंजंक्शन नहीं दिया, ये भी ऑप्शन से डिस्कशन से बाहर हुआ। अब इन दोनों ऑप्शन पर आपको दिमाग लगाना है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं दोनों में इफ़ है, लेकिन इसमें यू का यू लिखा हुआ है, जबकि आप जानते हैं यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। जब इस यू को आप चेंज करोगे तो इस मी का यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। तो ये यू का यू गलत लिखा है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हुआ। राइट आंसर हम मार्क करेंगे किसको, डी को, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से आप करोगे, एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और बहुत ही सटीक आंसर आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसका भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो लिखा है एरिका सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन पास्ट में है। पास्ट में अगर चल रहा है तो ये हैव आपका हैड में चेंज हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। हैड आपका हैव आपका हैड में चेंज हो जाएगा, तो हैव का हैव लिखना गलत है, बी ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ। वर लिखना गलत है, सी ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हुआ। हैड का हैड आएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो नीचे ऑप्शन में भी तो लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें आर्टिकल ए नहीं लगा होगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे किसको, ऑप्शन डी को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो ये पैसिव तो बना हुआ है विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, आपको इसकी एक्टिव फॉर्म बतानी थी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव से पैसिव पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा होता है पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको सबसे पहला फोकस करना है इस हेल्पिंग वर्ब पर। क्या दिया है, विल। तो आपका जो भी एक्टिव सेंटेंस बनेगा वो भी विल ही होगा, विल ही होगा। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो विल वाला है, इसलिए आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। मैंने कहा ऑप्शन से क्वेश्चन को करना सीख लो, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, लिखा है व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इज अ जेन्युइन क्राइसिस विच कुड become a tragedy foretold with much larger fires than the ones we are now seeing if they are not immediately, ठीक है। अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन लॉजिक बहुत आसान है। आपने यहाँ लिखा है आर, और आप जानते हैं कि इज एम आर के साथ दो ही तरीके की फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो इज एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर हम इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ब हैं जो आ सकती हैं, ये दोनों। तो ऑप्शन से ये भी बाहर हुआ और ऑप्शन से ये भी बाहर हुआ, ठीक है जी। दे आर नॉट इमीडिएटली, जो इमीडिएटली क्या नहीं होती थी। अब देखो हॉल्टिंग कहना ज़्यादा बेटर होगा या हॉल्टेड कहना बेटर होगा, तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे और इसका राइट आंसर आ जाएगा हॉल्टेड, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी हॉल्टेड आंसर किया है बिल्कुल सही है, हॉल्टेड का मतलब होता है एक जगह पे ठहरना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे 8 की तरफ। अब ये जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक पूरे सेंटेंस के अंदर आपको बोल्ड पार्ट दिया था, ये वाला इतना इतना बोल्ड पार्ट था। अब आपको बताना था कि इस बोल्ड पार्ट के अंदर क्या आपकी तरफ से कोई करेक्शन हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए जो हैज़ है ये बोल्ड पार्ट से बाहर है, और आप जानते हैं कि इस हैज़ के साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो पहली बात तो यहाँ ब्रेकिंग नहीं ब्रोकन आना चाहिए था। अब देखिए जब ब्रेकिंग नहीं ब्रोकन आना चाहिए था तो नो इम्प्रूवमेंट तो आप कह नहीं सकते। ब्रेक वाला ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हुआ, ब्रोकन वाले ये दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। ब्रोकन द बैकबोन ऑफ जीएसटी, देखो ब्रोकन द बैकबोन ऑफ जीएसटी नहीं, सिर्फ आप कहेंगे बैक ऑफ जीएसटी। तो बैक ऑफ जीएसटी कहेंगे तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इनको देखते रहें, ठीक है जी।
तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है जी 8। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक सेंटेंस दिया है जिसके अंदर हमें फिर से बोल्ड पार्ट करके दिया गया है और इस बोल्ड पार्ट की करेक्शन आपको करनी है। तो देखो लिखा है ईच ऑफ, अभी हम इसको पढ़ के गए थे थोड़ी देर पहले ही। ईच ऑफ के बाद में जो भी नाउन आती है वो प्लूरल आती है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो एक तो यहाँ पे गेस्ट्स होना चाहिए था और दूसरा यहाँ वॉज होना चाहिए था। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, तो लास्ट ऑप्शन जो है डी, इसके साथ हम जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हम मार्क करेंगे वो डी ऑप्शन को करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक आपको एक क्लोज टेस्ट दिया गया था। ठीक है जी। अब इस क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले कि क्या लिखा है इसके अंदर, और उसके बाद हम इसके ऑप्शंस पर चलेंगे। लिखा है बगीरा। बगीरा का नाम आपने सुना होगा अगर आप बचपन में कार्टून के शौकीन रहे हैं या आपने जंगल बुक फिल्म देखी है, या जंगल बुक का एक बहुत अच्छी बुक है जिसके बारे में क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है जीके के पार्ट्स के अंदर कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो देखिए बगीरा इज़ द फिक्शनल ब्लैक पैंथर। ये फिक्शनल मतलब एक सोचा समझा, यानी जिसको आपने इमेज किया है। ब्लैक पैंथर है इन रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। जो रुडयार्ड किपलिंग्स की बुक है जंगल बुक, उसके अंदर एक ब्लैक पैंथर है जिसका नाम था बगीरा। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन, उसका जन्म हुआ था इन द मिनेग्र ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर। अब देखो उसका जन्म हुआ था जो राजा था वहाँ का उदयपुर का, उसके किस में, पार्क में, जंगल में, केव में या कैपिटिविटी में। अब देखो जंगल में हुआ, पार्क में हुआ, केव में हुआ, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। तो फिर ये बताने की ज़रूरत क्या थी कि राजा था वहाँ का, उसके वहाँ जन्म हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का राजा था उसके अधीन जो चीज़ें आती थी, उसके अंडर जो चीज़ें आती थी, उसके अंडर उसका जन्म हुआ था। तो इसको बोलते हैं कैपिटिविटी। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटिविटी। ठीक है, फिर लिखा है डैश ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, डैश ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ अनलेस ऑल्दो ओनली वंस। फिर आगे लिखा ही डैश द लॉक ऑफ हिज केस। देखो एक बार वो क्या था, एक बार की बात है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग इनफ था। ही ब्रोक, ही ओपेंड, ही बैंटेड, ही लॉजेंट। तो देखो उसने क्या किया, द लॉक ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे का जो लॉक था उसको क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। जब वो स्ट्रॉन्ग था, उसके अंदर पावर थी, तो उसने क्या किया, जो लॉक था केस का उसको तोड़ दिया। डैश इनटू द जंगल, और क्या हुआ, अब क्या हुआ यहाँ पे आगे देखना है, मार्च इनटू, एस्केप इनटू, जंप्ड इनटू, क्लिम्ड इनटू। अब देखो जब कोई पिंजरा तोड़कर भाग रहा है, पिंजरा तोड़कर कोई भाग रहा है, जैसे कोई कैदी जेल से भाग जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्केप। क्या बोलते हैं इसको, एस्केप, यानी कि चुपके से भाग निकलना, उसको बोलते हैं एस्केप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एस्केप आ जाएगा। उसके बाद लिखा है ही रेगुलरली डैश इन द स्टोरीज ऑफ मोगली। रेगुलरली उसको देखा गया था। तो पहली बात आप रेगुलरली के साथ देखो, रेगुलरली अपीयर्स, रेगुलरली राइजेस, रेगुलरली इन्वॉल्व्स, रेगुलरली इनवाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा अपीयर्स, ए ऑप्शन। ठीक है, एक छोटी सी कहानी टाइप का एक आपका क्लोज टेस्ट था, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, अपीयर्स। तो ये आपके 14 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपको एक वर्ड दिया गया था, इसका आपको बताना था सिनोनिम, यानी कि सिमिलर मीनिंग। अब जो ये वर्ड है ऑस्ट्री, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ऑस्ट्री का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इन मैनर, अपने तरीक़ों में जो बंदा स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट समझते, कठोर जिसको कहते हैं, रिजिड किसको कहते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, ऑस्टिर बोल जाता है। ठीक है, अब अनविलिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, जिसको करने की इच्छा ना हो, अनविलिंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट ये लिखा है यहाँ पे देखिए। जेनरस जो मतलब एक परोपकार या उपकार वाला बंदा जो है, जेनरस नेचर का बंदा है, केयरलेस नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम मार्क करेंगे किसको, स्ट्रिक्ट को। उसके बाद दूसरा दिया है हमें स्टेशनरी। अब देखो स्टेशन वर्ड आपने सुना है, गाड़ी आके रुकती है स्टेशन पर,
स्टेशन पर रुकती है तो उसे स्टेशन कहा जाता है जहाँ गाड़ी रुकती है। इसका मतलब स्टेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेशन का मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह पर रुकी है, जो हिलती नहीं है, ठीक है, वो स्टेशन है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि स्टेशन है मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा उसके अंदर कुछ भी। तो अब इसका आपको बताना क्या था, इसका आपको बताना था एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट वर्ड आपको बताना था। ठीक है, टायर्ड आएगा, टायर्ड तो थका हुआ होता है। मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन नहीं है, तो ये तो स्टेशनरी का सिमिलर वर्ड हो गया। शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, यानी मोशन है इसके अंदर। ठीक है, और स्टिल, स्टिल मतलब जो अभी भी रुका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे शिफ्टिंग को, सी ऑप्शन को। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो था हमारा ईडियम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, फीदर योर ऑन नेस्ट। ठीक है, फीदर योर ओन नेस्ट, ओन का मतलब खुद का। ठीक है, फीदर का मतलब पंख, यानी कोई अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ मतलब अच्छा फ़ायदा, किसका, खुद का। तो इससे एक बात पता लगती है कि अपने नेस्ट, नेस्ट मतलब मेरा नेस्ट है, उसका मेरे फीदर, उसी में मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, मेरे लिए फ़ायदा देख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। विन और कंपटीशन, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। मेक मनी अनफेयरली, डिस्टर्ब अदर इन देयर वर्क, बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो देखो अपने फ़ायदे के लिए जब आप पैसा कमाते हैं किसी भी अनफेयर तरीके से, तो उसे बोला जाता है फीदर योर ऑन नेस्ट। तो इसका आंसर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे इस बी ऑप्शन को। ठीक है जी, ये जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, इट वॉज क्वाइट अ शॉक फॉर राजू टू हैव टू फुट द बिल फॉर ऑल हिज फ्रेंड। ईडियम था फुट द बिल। क्या था ईडियम, फुट द बिल। अब देखो ये फुट द बिल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ये बताना था। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो, एक ऐसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो जिसकी अमाउंट इज़ कंसीडर्ड लार्जर, जिसकी अमाउंट आपको लग रहा है ज़्यादा है। ठीक है, आप उस चीज़ के लिए पे कर रहे हो। तो इसका आंसर अगर हम देखें, प्रिपेयर एवरीथिंग दे वांटेड, नहीं जी। पिकअप द बिल फ्रॉम द फ्लोर, नहीं जी। पे फॉर एवरीथिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका, पे फॉर एवरीथिंग, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है वो आपको बताना था। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी स्पेलिंग लिखे। स्कार्स का मतलब कमी होना, स्कैंटी का मतलब भी यही होता है। स्कीम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन सीनरी की स्पेलिंग में शायद यहाँ पे ई आएगा, तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। राइट आंसर हमारा डी आएगा। ठीक है जी, फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा था कि वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब एक पर्सन जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। फ्लुएंटली का मतलब बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक मतलब एक फ्लो के अंदर जो बोल सकता है। तो इसमें पहला लिखा है मोनोलिंगुअल। देखो मोनो का मतलब एक होता है, जो बंदा एक ही भाषा जानता है वो मोनोलिंगुअल होता है। ठीक है जी। लेक्सिकोलॉजिस्ट, लेक्सिकोलॉजिस्ट जिसको शब्दों का ज्ञान है, आपने एक वर्ड सुना होगा लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी आर्ट होती है डिक्शनरी को कंपाइल करने की, और कंपाइल करने वाला पर्सन जो होता है वो लेक्सिकोग्राफर होता है। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। लिंग्विस्ट, भाषाविद जिसको कहा जाता है, जिसको नॉलेज है लैंग्वेज का, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। और यहाँ लिखा है बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब जो 2 भाषाएं जानता है। बाय का मतलब 2 होता है, बाय का मतलब 2, मोनो का मतलब एक। मोनोलिंगुअल एक भाषा जानने वाला, बाईलिंगुअल 2 भाषाएं जानने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर आप मार्क करेंगे किसको, डी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है ईजीली ब्रोकन, मतलब ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाने वाली चीज़। देखो पहला लिखा है प्लाइबल। अब ये प्लाइबल क्या होता है, ईजीली बेंट होने वाली चीज़, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, जिसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। ये तोड़ने वाली चीज़ नहीं, मोड़ने वाली चीज़ है, फ्लेक्सिबल। दूसरा लिखा है फ्रेजिल। आपने देखा होगा अक्सर जो चीज़ें, जैसे कांच की कोई चीज़ आती है ना, तो कार्टून्स होते हैं बड़े बड़े, उन कार्टून्स के ऊपर लिखा होता है फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब होता है ईजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाने वाली चीज़ है। इस कार्टून के अंदर आपने देखना, कभी कोई कांच की कोई चीज़ आती है किसी कार्टून के अंदर पैक होके, तो उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजिल। ठीक है, मतलब जो आसानी से टूट जाए।
ड्यूस्टाइल और मेलेबल का मतलब भी यही होता है जो चीज़ों को आसानी से मेंड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, बिना तोड़े उनकी बनावट में चेंज किया जा सकता है, वो ये होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? फ्रेजिल। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अवेंज। ठीक है, एक होता है अवेंज, एक होता है रिवेंज। अवेंज होता है जब आप किसी से बदला लेना चाहते हैं उसे सजा देकर, जब आप किसी से बदला लेना चाहते हैं उसे सजा देकर, ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ गलत करके। तो इसका आंसर चीयर, इनकरेज, कंफर्ट नहीं होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा पनिश, किसी को सजा देना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाना, डन विद एक्सेसिव स्पीड। जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हो तो वो होता है हैस्टी। अब इसका ऑप्शन देखें, रेकलेस, रेकलेस होता है लापरवाह। ठीक है, कॉशियस, सावधानी से करना, बताना क्या था, एंटोनिम बताना था। सडन, अचानक, अर्जेंट, जरूरी। तो देखो रेकलेस तो हो गया लापरवाही से करना, जल्दीबाजी में करना किसी काम को, ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है। हैस्टी का ऑपोजिट अगर जानेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉशियस, यानी किसी काम को सतर्क, सावधानी से करना, ये होता है हैस्टी का ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हमारे थे मतलब पैराजंबल के क्वेश्चन। अब पैराजंबल के क्वेश्चन को करने के लिए भी थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए जी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये लाइन हाउएवर से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, यानी ए से स्टार्ट नहीं होगा। अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके डिस्कशन से बाहर हुए। अब स्टार्ट होगा सी से, ये तो साफ साफ पता लग ही रहा है। तो इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल। ठीक है, तो ये सी लाइन तो हो ही जाएगी। सी के बाद सेकेंड लाइन कौन सी आएगी? डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस, ये बात सही है। हाउएवर न्यू रिसर्च शो दैट, रिसर्च तो अभी हमने कोई की नहीं है किसी बात को लेकर। अ रिपोर्ट पब्लिश इन एन अमेरिकन पेपर, ये भी नहीं गलत होगा। तो सी के बाद बी जो लाइन है ये कनेक्शन बना रही है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ए फॉर एप्पल को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाएगा CBAD, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर जो था 25 नंबर, और इसमें भी आपको पैराजंबल ही बनाना था। अब पैराजंबल बना तो देंगे लेकिन बनाने के लिए कुछ टेक्निक तो चाहिए। अब इसमें लिखा है व्हेन यू बिगिन टू हाउस ट्रेन योर पपी फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, ऑल्सो वाली लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, बी से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। सी में लिखा है कीप द पपी ऑन अ रेगुलर फीडिंग, ये तो देखो आपको स्टेप्स बता रहा है। ठीक है, टेक योर पपी आउट, ये भी स्टेप बता रहा है पपी के साथ आपने क्या करना है। लेकिन पहली लाइन तो ए ही हो सकती है ना, कि आपको सबसे पहले वो कहता है कि फॉलो करने हैं आपको ये स्टेप्स को, तो ए से स्टार्ट करेंगे। अब ए से स्टार्ट करेंगे तो भाई ये ऑप्शन आपके डिस्कशन से बाहर हो जाएंगे, या तो आएगा ACDB या आएगा ADCB। अब ए के बाद अगर मैं सी को लिखता हूँ, ए के बाद अगर मैं सी को लिखता हूँ तो टेक योर पपी आउट फर्स्ट, देखो यहाँ लिखा है आउट फर्स्ट, पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आप उसे बाहर ले जाएं मॉर्निंग में। तो पहली चीज़ अगर ये है तो इसी को लिखेंगे पहला स्टेप हमारा, और इसी को पहला स्टेप लिखेंगे तो भाई ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर डॉग। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे टेस्ट के 25 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने अच्छे से इनको क्लियर किया होगा, और टेस्ट में आपके नंबर भी अच्छे आए होंगे। ठीक है, जो भी टॉपर्स थे जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं, जिन्होंने टॉप किया है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जो लोग अभी कम नंबर ले पा रहे हैं, जो 25 में से 15 से कम नंबर ले रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कीजिए। ठीक है, और तैयारी आप करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अरोड़ा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। 18 तारीख से हमारे टेस्ट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और उस टेस्ट बैच में बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि सुपर कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको टेस्ट डिस्कशन तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको इंग्लिश, जीके, मैथ्स की क्लासेस भी मिलेंगी। तो जो बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन टेस्ट लेना या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इन कॉन्टैक्ट्स पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि देखो जो टेस्ट देने चाहते हैं वो रेगुलर आएँ, अदरवाइज़ इस टेस्ट को मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।